गुड इवनिंग क्लास। हम लोग हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन देख रखे हैं। कहने का मतलब जो उसकी विशेषताएं थी उसे हमने पूरा देख लिया है। अब हमें ये देखना है कि मतलब कहाँ से, मतलब किस स्थल से हमें क्या चीजें मिली। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि ये बताइए कि कहाँ से क्या चीजें मिली हैं। जैसे आपसे वो पूछ सकता है कि बताओ हड़प्पा से कौन कौन सी चीजें मिली हैं। ऐसे तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि उसको बड़ा डिटेल करवाना नहीं है। आपसे क्या वो पूछेगा, आपसे जैसे ना वहां की कोई चीज मिली होगी तो सीधे वही पूछेगी कि दिस चीज यहाँ से मिली है। सीधे उठा के ऐसे पूछेगा कि मतलब ये वाली चीज यहाँ से कहाँ से मिली है। समझ गए? तो वही हमें उसी के हिसाब से सारी की चीजें को सर्कुलेट करके पढ़ना, ठीक ना। तो आज हमें क्या पढ़ने हैं, पहले स्थल को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सारी विशेषताएं देख लिया है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी चीजें थी, कैसी वहां की सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी वहां की आर्थिक व्यवस्था थी, वहां का अगर हमें देखना था अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड हुआ करती थी, हमने सब चीजें देख रखी हैं। तो आज हमें क्या पढ़ने हैं, तो हम कह रहे हैं भैया आज हमें पढ़ना है कि हमें किस स्थल से क्या चीजें मिली। ऐसे आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में लगभग 1500 से 1600 स्थल मिले हैं, जिनमें से भारत में कम से कम 1200 स्थल केवल भारत में है, और उनमें भी सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट लगभग 600 स्थल जो है केवल गुजरात में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा जो स्थल था वो कहां पर था, गुजरात में है। समझ गए ये बात? हम कहा हाँ भैया ये समझ गए। तो आज हमें क्या पढ़े हैं, हम कहेंगे भैया देखो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल क्या है, यहां पर लिखेंगे प्रमुख स्थल। ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं, प्रमुख स्थल। अब हम कहते हैं भैया सबसे पहला वाला जो स्थल होगा, पहले वाले के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले का नाम यहां पर रखना आपको हड़प्पा। अब ये अगर आपको कहेंगे ये बताओ हड़प्पा क्या है, तो हम कहेंगे भैया एक जगह का नाम हड़प्पा है, और ये जो जगह ये कहां पर है, तो हम कहेंगे ये जगह पाकिस्तान में है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछा कि ये बताओ ये हड़प्पा कहाँ है या हड़प्पा क्या है, तो भैया हम कहेंगे भैया ये एक जगह का नाम है। अच्छा, इसका मतलब ये है अगर ये जगह का नाम है तो हमें तुरंत समझ में आ जाती है। तो भैया इसका मतलब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया है, तो हम कहेंगे क्योंकि ये जो हड़प्पा जगह है ना, यहीं पर पहला स्थल खोजा गया था। ये जो हड़प्पा है ये सिंधु घाटी का पहला स्थल है जिसे खोजा गया था। इसीलिए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को किसके नाम से जाना जाता है, तो हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बस पॉइंट क्लियर हो गई, समझ गए? तो यहां पर हम लिखेंगे भैया आईबीसी का पहला स्थल है। अच्छा सर, पहला स्थल ये मान लिए पहला स्थल है। अब आपसे दूसरा ये पूछेगा, ये बताओ भैया, पूछेगा ना ये कहाँ है, तो तुरंत आपको बताना है ये है पाकिस्तान में। ये कहाँ है, तुरंत आपको बताना है ये है पाकिस्तान में। देखो जो चीजें यहां पर बता दूंगा वो एकदम अपने दिमाग में भर लेना बस। अगर पूछता है ये बताओ हड़प्पा कहाँ है, तो आपको बताना है पाकिस्तान में है। और क्या चीज पूछता है, ये पूछता है कि बताओ ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हम कहेंगे भैया ये रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे है। अच्छा, ये जो रावी नदी है ना, ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। ये क्या है, तो हम कहेंगे ये सिंधु नदी की हम कहेंगे भैया ये सहायक नदी भी है, सहायक नदी है। पॉइंट क्लियर? और ये क्लियर समझ गए? हाँ एकदम बढ़िया से। मतलब अगर आपसे पूछेगा कहाँ है, तुरंत बताना पाकिस्तान में। अगर पूछेगा कौन सी नदी किनारे, तो हम कहेंगे भैया रावी नदी के किनारे है इस। और ये कौन सी नदी का सहायक नदी है, तो हम कहते हैं भैया सिंधु नदी का ये सहायक नदी है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब हमें और क्या इसमें पढ़ना है, हम कहते हैं अब भैया अगर स्थल मिला है तो उसकी खुदाई होगी तभी तो पता चलेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है ये जितने भी स्थल हैं इनकी खुदाई करवाई गई है। तो खुदाई करवाने के बाद भी ये तो पता चला ना ये कहाँ के स्थल हैं। तो हमने कहा भैया खुदाई करवाई गई, तो आपसे पूछेगा बताओ इनकी खुदाई कब कराई गई, खुदाई कब हुई है, तो हम कहेंगे भैया खुदाई हुई है 1921 में, ठीक ना। अच्छा 1921 में अगर खुदाई हुई है तो ये बताओ खुदाई कौन करवाया है, तो हमने कहा करवाया किसने है, तो हम कहेंगे भैया दयाराम साहनी ने करवाया है। किसने करवाया है,
दयाराम साहनी ने करवाया है। समझ गए? ये पॉइंट आपको बढ़िया से याद हो जाने चाहिए, ठीक ना। अगर ये आपसे पूछता है ये बताओ कहाँ है, तो तुरंत बताना है पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, तो हम कहेंगे भैया रावी नदी के किनारे है। फिर अगर आपसे पूछता है खुदाई का, तो भैया खुदाई कब हुई है, तो 1921 में हुई है। किसने करवाया, तो हम कहेंगे दयाराम साहनी ने करवाया। इतने पॉइंट आपको याद ही होंगे, मुझे पता आपको याद होंगे। अब देखो एक चीज इसमें और पूछता है भैया, ये जो जगह है जिसकी खुदाई करवाई गई, ये पूछेगा ये कहां पर है। तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये है कहां पर, हम कहते हैं भैया ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी अगर पूछ ले कि किस जगह पर है, तो मैं आपको बता देता हूं भैया। तो आपको चाहे यहां लिखो, चाहे खुदाई कहां करवाई, चाहे यहां लिखो, चाहे आप पाकिस्तान वाले में मेंशन कर लो, यही मेंशन कर लो। एक वहां पर भैया पर्वत है जिसको हम बोलते हैं माउंट गोमरी। क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं माउंट गोमरी। माउंट गोमरी पर्वत है, समझ गए। वहीं पर यह स्थल मिला है। हड़प्पा कहां पर मिला है, तो हम कहेंगे भैया माउंट गोमरी पर मिला है। माउंट गोमरी कहां है, हम कहेंगे पाकिस्तान में है, ठीक ना। और ये भैया किस नदी किनारे, हम कहेंगे रावी नदी के किनारे। रावी जो कि एक सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। इसकी खुदाई कब की गई, तो हम कहेंगे 1921 में। किसके द्वारा करवाया गया, हम कहेंगे दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया। इतनी बातें समझ में अगर आपको आ गई हैं, अब हम चलते भैया, जब इसकी खुदाई हुई तो यहां से क्या क्या चीजें मिली। जब इसकी खुदाई हुई तो हम कहेंगे भैया यहां से क्या क्या चीजें मिली। इसका मतलब जो चीजें यहां से मिली होंगी यही तो यहाँ की विशेषताएं होंगी। हाँ भैया यही तो यहाँ यही है इसकी विशेषताएं। तो हम यहाँ पर अब हेडिंग बनाएंगे विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं। और विशेषताएं में मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे आप लिखेंगे ये भैया आईबीसी का सबसे, देखो हम कहेंगे ये आईबीसी का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। पुराना स्थल भाई सबसे पहले खोदा गया था, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पुराना स्थल है, समझ गए। अब देखो और यहाँ की विशेषताएं क्या थी भैया, आपको बता दें यहीं से हमें क्या मिला था, हम कहेंगे भैया यहां से हमें मिला था पासा, मिला था पासा। पासा पासा सभी को पता ही होगा, पासा सभी को पता है। जैसे हम कहते हैं ना जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें एक पासा होता है, तो उसको ऐसे ऐसे मतलब डिब्बी में ऐसे ऐसे करके फिर से हम करते हैं, वही पासा। तो वो वाला पासा नहीं हुआ करता था उस समय ऐसे मतलब हाथ में करके ऐसे फेंका जाता था, समझ गए। डिब्बे में करके नहीं फेंका, हाथ में करके ऐसे ऐसे फेंका, जो शकुनी खेला करता था। शकुनी को जानते होंगे आप लोग, तो जो शकुनी महाभारत में जो शकुनी खेलता था उसको हम क्या बोलते थे, पासा। तो अगर आपसे कभी पूछ ले ये बताओ पासा कहां से मिला था, तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता से मिला था, समझ गए। हड़प्पा से मिला था। पासा कहां से मिला था, हम कहेंगे भैया हड़प्पा से मिला था। अच्छा दूसरी विशेषता इसकी क्या लिखेंगे भैया, दूसरी विशेषता में हम लिखेंगे देखो एक पौधा मिला था, वो कहते हैं ना स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ऐसे पूरा लिखेंगे। क्या हम लिखेंगे भैया, तो हम कहेंगे भैया स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, उगता हुआ पौधा। अब आपसे ये पूछेगा ये देखो स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया, ये भी मिला है, तो हम कहेंगे ये बताओ किसका प्रतीक है। ये आपसे पूछ लेता है ये बताओ किसका प्रतीक है, तो हम कहेंगे भैया ये उर्वरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो हम कहेंगे ये है उर्वरता का प्रतीक है, ये है उर्वरता का प्रतीक है, उर्वरता का प्रतीक है। ये देखो नीचे दिख रहा है, अभी कहां तक दिख रहा है, ठीक ना। ये क्या है, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, मतलब ये क्या है, हम कहते हैं भैया याद रख लेना है कि स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा कहां से मिला है, तो हम कहेंगे भैया हड़प्पा से मिला है, ठीक ना। ये किस चीज का प्रतीक है, तो हमें याद रखना है ये उर्वरता का प्रतीक है। उर्वरता का कहने का मतलब फर्टिलिटी का प्रतीक है, मतलब वहां पर उर्वरती शक्ति बढ़ रही है, समझिए फर्टिलिटी का सब वही है, ठीक ना, समझ गए। फिर भैया हमने कहा कि जो चांदी थी, चांदी, चांदी, तो हम कहें भैया चांदी का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था, समझ गए। हाँ चांदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हम कहेंगे चांदी का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ भैया आपको समझना पड़ेगा ही, समझो चाहे ना समझो, लेकिन भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही।
तो चांदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ चांदी से वो लोग परिचित थे। लोहा से परिचित थे कि नहीं, हम कहेंगे लोहा से परिचित नहीं थे। समझ गए? हाँ, तो ये याद रखे रहना, चांदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया है। समझ गए? और वो भी भैया इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हम कहेंगे हड़प्पा से मिले हैं। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ क्लियर होगी, ठीक ना। दूसरा हम कहेंगे भैया देखो, चौथे नंबर पे हम लिख लेते हैं भैया, यहां से ना कुम्हार का चाक मिला था। कुम्हार का चाक मिला था। कुम्हार का चाक मिला था। समझ गए? क्या मिला था? यहां से कुम्हार का चौक मिला था, जिसपे वो लोग बर्तन बनाते, कुम्हार लोग, प्रजापति लोग, जिसपे क्या बनाते हैं? बर्तन बनाते हैं, बर्तन। समझ गए? मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चौक बोलते हैं। तो वही कह रहा है कुम्हार का चौक भी कहां से मिला था? तो हम कहेंगे भैया हड़प्पा से मिला था। और यू क्लियर, बढ़िया से याद हो रहे हैं आपको, ठीक ना। अब हम चलते भैया, देखो नीचे जगह नहीं है तो ऊपर लिखेंगे। अब ऊपर सारी चीजें लिखेंगे। अब समझ गए? पांचवें नंबर पे देखो यहां से क्या मिला। पांचवें नंबर पे यहां से स्वास्तिक का सिंबल मिला था। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का क्या मिला था? यहां से चिन्ह मिला था। स्वास्तिक सभी लोगों को पता ही होगा। ऐसे कुछ होता है स्वास्तिक। तो हम कहते हैं भैया स्वास्तिक का सिंबल कहां से मिला था? तो हम कहेंगे भैया हड़प्पा से मिले थे। देखो अगर कभी आपसे पूछ लिया सबसे ज्यादा स्वास्तिक कहां से मिले थे भैया, तब दूसरी जगह से मिले थे। यहां पर केवल आपको बताना है कि जो स्वास्तिक का सिंबल था वो कहां से मिला था। हम कहेंगे भैया हड़प्पा से मिला था, ठीक ना। छठवें नंबर पे देखो यहां से क्या मिला था? तो हम कहेंगे यहां से ताबूत मिला था। ताबूत, ताबूत सभी को पता होंगे। हम कहते हैं ये ताबूत का मतलब ये होता है भैया, जहां ऐसे होता है ताबूत, ताबूत में मरे हुए व्यक्ति को लेटा दिया जाता है, फिर उसको अंदर गाड़ दिया जाता है। समझ गए? ताबूत उसी को कहते हैं। ताबूत कहने का मतलब मेरा ये है कि एक बड़ा सा लकड़ी का ताबूत मिलेगा, उसके अंदर जो भी जिनकी डेथ हो जाती है उनको उसमें लेटा देते हैं, लेटाने के बाद उनको गाड़ देते हैं। ये ज्यादातर जैसे हमने कहा कि भैया मुसलमान और ईसाइयों में ये सब ज्यादा चल रहे हैं। समझ गए? तो वही है ताबूत। तो हम कहेंगे भैया ताबूत मिले हैं। अच्छा, अगर ताबूत मिले तो भैया शमशान घाट भी मिलेगा। कहने का मतलब कब्रिस्तान भी मिलेगा। जहां पर लोगों को दफन किया जाता है उसको कब्रिस्तान कहते हैं, और जहां पर भैया लोगों को जलाए जाते हैं उनको हम शमशान कहते हैं। समझ गए? अच्छा, दूसरा नंबर बताओ। तो भैया ये जो ताबूत मिला है, तो बताओ यहां पर इसका मतलब कुछ और भी मिला होगा। हम कहेंगे हाँ भैया मिला है। क्या मिला है? तो आपको यहां पर लिख लेना है RH 37 कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान मिला, याद रहना चाहिए आपको। पूछता है कि RH 37 कब्रिस्तान कहां से मिला था, तो याद हो जाना चाहिए कि ये मिला था हड़प्पा से। समझ गए? कहां से मिला था? तो हम कहते भैया हड़प्पा से मिला था। समझ गए? RH 37 कब्रिस्तान कहां से मिला है? तो हम कहेंगे भैया हड़प्पा से मिला है, ठीक ना। बढ़िया से क्लियर हो रही है। अब देखो 7वें नंबर पे आते भैया। अगर पूछेगा तो हम कहेंगे भैया यहां से अन्नागार मिला था। क्या मिला था? अन्नागार मिला था। देखो अन्नागार का मतलब, गार का मतलब होता है बाबू घर, घर। तो हम कहेंगे भैया, मतलब कहने का मतलब देखो, गार का मतलब घर का मतलब भंडारण। तो यहां पर जहां पर अन्न का भंडारण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अन्नागार। तो ये आप यहां पर लिख सकते हैं, अनाज को रखने के लिए ये लोग बनाए थे। अनाज, अनाज को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए ये लोग क्या बनाए थे? तो हम कहेंगे भैया अन्नागार बनाए थे। समझ गए? अन्नागार बनाए थे अनाज को रखने के लिए। 8वें नंबर पे देखो यहां से क्या मिला था। हम कहेंगे भैया 8वें नंबर पे यहां से ना टोर्सो मिला था। आदमी का टोर्सो मिला था। समझ गए? टोर्सो ऑफ मैन मिला था यहां से। हम कहेंगे भैया क्या मिला था? तो हम कहेंगे भैया टोर्सो मिला था। और टोर्सो को बाबू हिंदी में कहते हैं धड़। धड़ में बता दूं आपको क्या कहते हैं? धड़। धड़ का मतलब ये हुआ कि उसमें गला नहीं रहेगा, ये वाला पेट से लेकर ये वाला यहां तक का जो पोजीशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं भैया? धड़ बोलते हैं। ये हमारी जो ये पूरा का पूरा ये क्या है? धड़ है। मतलब उसमें गला ना रहे, हाथ ना रहे, ये ना रहे, बाकी ये जितना बॉडी सा पार्ट होता है पेट सीने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? धड़ बोलते हैं। तो भैया आदमी का क्या मिला था? धड़ मिला था, जिसको हम बोलते थे टोर्सो। समझ गए? ये पूछता है कि मैन ऑफ टोर्सो कहां से मिला था,
तो हमें भैया तुरंत बता देना कि हड़प्पा से मिला था। समझ गए? कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। और भैया देखो, और 9वें नंबर पे चलते हैं भैया। यहां से ना लकड़ी की ओखली मिली थी, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली मिली थी। वाह वाह, क्या बात है। तो मजे मजे आ गए, बहुत सारी चीजें यहां से मिली। लकड़ी की ओखली मिली है, टेंशन मत लीजिएगा, तुरंत याद होंगे सभी, ठीक ना? सब याद हो जाएंगे आपको, घबराइए मत। लकड़ी की ओखली मिली है। अब आपसे पूछेगा भैया लकड़ी की ओखली मिली है, मान लिया भैया, और बताओ मेरे को और क्या मिला यहां से? हम कहेंगे भैया मिलने के लिए तो बहुत सारी चीजें मिली है। हम कहेंगे भैया यहां से श्रमिक आवास मिला है। कौन सा आवास? तो हम भैया श्रमिक आवास, श्रमिक आवास क्या मिले हैं? तो हम कहेंगे भैया यहां से श्रमिक आवास, जहां पर श्रमिक लोग रहते हैं, मजदूर लोग, मजदूर लोग, उनको हम क्या बोलते हैं? श्रमिक आवास बोलते हैं। तो यहां से क्या मिला हुआ है? हम कहेंगे भैया श्रमिक आवास मिला हुआ है। फिर भैया 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर भैया मूर्ति मिली किसकी? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और भैया मैं आपको बता दूं, ये जो मूर्ति मिली ना, इसकी सब लोग बहुत ही पूजा करते थे वहां पर। मतलब अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो आपको तुरंत बताना है मातृ देवी की पूजा करते थे वो लोग। समझिए किसकी पूजा करते थे? तो हमें बताना है मातृ देवी की पूजा करते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यहां पर भैया मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, यहां पर पैतृक सत्तात्मक नहीं, मतलब कि पैतृक कहने का मतलब पितृ सत्तात्मक व्यवस्था नहीं थी यहां पर, बल्कि क्या था? हम कहेंगे भैया मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। यहां पर महिलाएं सर्वोपरि हुआ करती थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर हम कहेंगे भैया 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर भैया यहां से मिली थी हाथी की खोपड़ी मिली थी, हाथी की खोपड़ी मिली थी, हाथी की खोपड़ी मिली थी। ये पूछा है क्वेश्चन, बताओ हाथी की खोपड़ी कहां से मिली है? तो मेरे बाबू आपको बताना है कि हाथी की खोपड़ी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। तो ये लिख लेना, हाथी की खोपड़ी कहां से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और भैया एक और लिखेंगे 13 नंबर पे। 13 नंबर भैया हम लिखेंगे यहां से ना लिंग और यौन के प्रतीक मिले हैं, लिंग और यौन के प्रतीक मिले हैं, लिंग और यौन के क्या मिले हैं? प्रतीक मिले हैं। प्रतीक का मतलब सिंबल मिला, सिंबल। फटाफट देखो 13 हो गए, समझ गए? बहुत तगड़े, बहुत बहुत जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, इसलिए आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ठीक ना? चलो भैया 14 नंबर पे देखते हैं क्या मिला। 14 नंबर पे, 14 नंबर पे अगर आपसे पूछेगा तो हम कहेंगे भैया तांबे का स्केल मिला था। यहां से तांबे का स्केल मिला था। पूछेगा तांबे का स्केल कहां से मिला था, तो आपको बताना है तांबे का स्केल मिला भैया कहां से? तुरंत बताना है तांबे का स्केल कहां से मिला है। हम कहेंगे हड़प्पा से मिला है। समझ गए? तांबे का स्केल कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और देखो 15 नंबर भैया चलेंगे। 15 नंबर पे एक सींग वाला जानवर मिला है। तो यहां पर लिख लो, पूछेगा एक सींग वाला जानवर कहां से मिला, तुरंत बताना एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर कहां से मिला है? तो भैया आपको बताना हड़प्पा से मिला है। जैसे आज के समय में गैंडा, गैंडा भी, गैंडे में हम देखते हैं ना, उसमें भी एक सींग वाला गैंडा, तो शायद उसकी भी तुलना उसी से की जाती है। तो आपको भी याद होना चाहिए एक सींग वाला जानवर कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला, जैसे गैंडे से उसकी तुलना की जाती है। 16 नंबर पे लिख लो भैया। 16 नंबर पे देखो हिरण का पीछा करता हुआ, हिरण का पीछा करता हुआ, हिरण का पीछा करता हुआ, करता हुआ कुत्ते का पद चिन्ह, कुत्ते का पद चिन्ह ये भी मिला है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ये देखो पहले देखो, पहले देखो हमें क्या करने हैं। मैं कह रहा हूं इसमें आपको 16 दिए गए हैं, 16 में से भैया आपको कुछ तो याद होने ही चाहिए। तो अगर हम बताओ इनको याद कैसे करेंगे, देखो याद करने के लिए मैं आपको कुछ एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उससे आप क्या कर लेना, याद कर लेना। लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक में ये 3 लोग नहीं हैं, उस शॉर्ट ट्रिक में ये 3 लोग नहीं है। यहां पर सीधे लिखा गया है तांबे का स्केल, एक सींग वाला जानवर या हिरण का पीछा करता हुआ कुत्ते का पद चिन्ह। ये आपको भी पता करना है कि ये भी हड़प्पा से ही मिले हैं, लेकिन इनको मेरे शॉर्ट ट्रिक में नहीं है।
जो जो अपने शॉर्ट ट्रिक में है पहले उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए चीजें। देखो ये याद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करने होंगे, एक मैं यहां पर मजाक वाला बात लिखूंगा, आप भी ऐसे लिख लेना, ठीक ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा पापा चाचा, पापा चाचा स्वतः तो ओ, तो ओ आम खाली, आम खाली। समझ गए इतना? मतलब अगर कोई आपसे पूछे तुरंत बोल दो हड़प्पा से क्या क्या चीजें मिली है, तो हम बोलेंगे भैया पापा चाचा सोता टो आम खाली। मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो ये है पापा, ये है चाचा, और इनको सोता, सोता का मतलब अपने आप, अपने आप। ये क्या टो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये आम टो रहे हैं। समझ गए? ये क्या टो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये आम टो रहे, केवल आम टो रहे हैं। तो वही भी यहां पर बता दिया गया है, पापा चाचा सोता टो आम खाली, ये आम टो रहे हैं। समझ गए? अब देखो एक पा का मतलब हो गया पासा, और दूसरे पा का मतलब हो गया यहां पर पौधा। समझ गए? अब आप कहेंगे पासा मिला था, हमने कहा पौधा मिला था। ये पौधा कहां से मिला था, तो हम कहेंगे भैया स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, ठीक ना। फिर हमने कहा देखो एक चा से यहां पर चांदी हो गई, तो हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले चांदी का प्रयोग किए थे, और एक चा से हो गया चौक हो गया। समझ गए? चौक, जिसको कुम्हार का चौक, ठीक ना। अब देखो स्व का मतलब क्या हो गया, तो हम कहेंगे स्वास्तिक हो गया। स्व का मतलब क्या हो गया, स्वास्तिक, स्वास्तिक हो गया। और देखो ता का मतलब क्या हो गया, तो हम कहेंगे भैया ये ताबूत हो गया। RS 37 कब्रिस्तान। और आ का मतलब यहां पर क्या लिख लोगे भैया, अन्नागार हो गया, अन्नागार हो गया। और टो का मतलब यहां पर क्या हो गया भैया, तो हम कहेंगे भैया टोरसो हो गया। और ओ का मतलब क्या हो गया, तो हम कहेंगे भैया उखली हो गया। उखली किसका था, हम कहेंगे भैया लकड़ी का उखली था। और देखो आ का मतलब भैया यहां पर आवास लिख लेना, आवास किसका था, हम कहेंगे भैया श्रमिक का आवास था। और भैया देखो माँ का मतलब अगर पूछेगा तो हम कहेंगे भैया मूर्ति, और भैया किसकी मूर्ति थी, मातृ देवी की मूर्ति थी। समझ गए? और देखो खा का मतलब यहां पर हम लिखेंगे भैया खोपड़ी, खा का मतलब हो गया खोपड़ी। और ली का मतलब हो गया भैया लिंग। और लिंग में आपको पता है लिंग और योनि दोनों ऐड कर देने एक साथ ही। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भैया एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। अगर कोई आपसे पूछे तो तुरंत बता दो पापा चाटा सोता टो आम खाली, आपको पूरी की पूरी बातें याद रहेंगी। बाकी आपको पता है तांबे का स्केल यहां से मिला था, हिरण का पीछा करता हुआ कुत्ते का पच्चिन यहां से मिला था, और एक सिंग वाला जानवर मिला था, उसको बढ़िया से याद कर लो और इसको याद कर लो। दो चीजें आपको याद करनी है, फटाफट आपको हड़प्पा सभ्यता याद हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया ना? ठीक ठीक था। अब आगे चलते हैं अभी, ठीक ना। अब ये हड़प्पा का पूरा हो गया। याद करने के लिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना, बढ़िया से आपको याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं भैया अगले स्थल पे। अब हम चलेंगे भैया सिंधु घाटी सभ्यता के अगले स्थल पे। तो अगला स्थल क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया अगला स्थल मोहनजोदड़ो। अगला स्थल कौन सा होगा, हमने कहा भैया मोहनजोदड़ो। अगले पहले हेडिंग बनाओगे आप मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, अंग्रेजी में लिखते हैं मोहनजोदारो, ठीक ना, मोहनजोदड़ो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि अब इसके बारे में हमें लिखना है, तो इसकी भी विशेषताएं लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे कहाँ है ये, इसमें भी लिखेंगे कौन सी नदी किनारे, सब लिखेंगे, वही लिखेंगे। समझ गए? तो सबसे पहली बात आती है, ये बताओ मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। अर्थ क्या होता है भैया, ये अर्थ अगर आपसे पूछ ले बताओ मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो भैया आपको बताना ना, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, हम कहेंगे भैया मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, याद रखेंगे भैया मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। टीला का मतलब भैया कहने का मतलब ऐसे उसके ऊपर इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ना एक पूरा भीट ऐसे खड़ा हो जाता है, मतलब भीट की तरह ऐसे पूरा खड़ा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया टीला बोलते हैं। जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाए, ऐसे जाके मिट्टी उट्टी मान लो जमा हो जाए, बहुत सारी चीजें उसी के अंदर दबी उबी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं टीला बोलते हैं। समझ गए?
तो ये क्या भैया, मृतकों का टीला। कहने का मतलब यहाँ पर जो मृतक हैं, मृतक मतलब जो डेड इंसान है, उनके ऊपर क्या होंगे, वो सारे के सारे एक ही जगह पर क्या बन गए हैं, टीले की तरह इकट्ठा होके मर गए, हो गए हैं। समझ गए? तो भैया लेकिन याद रखे रहना, यहाँ पर इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिला है, कब्रिस्तान नहीं मिला है, कब्रिस्तान नहीं मिला है। ये याद होना चाहिए आपको कि कब्रिस्तान नहीं मिला है। समझ गए? कब्रिस्तान वहां से नहीं मिला था, याद रहना चाहिए। तो भैया वहां पर देखो, जो ये मृतकों का टीला मिला, तो यहाँ पर क्या हुआ, मानव के बॉडीज जो हैं वो इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोगों को। तो इससे जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये पता लगाया कि इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण हुआ था और इन लोगों को मारपीट काट पीट के वहीं पर सभी लोगों को फेंक दिया गया। और ये क्या हो गए, ऐसे टीले की तरह क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, पूरा का पूरा जमे हो गए। समझ गए? यही सब बताया जाता है, क्योंकि जो इनकी बॉडी मिली है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली है, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि इनके ऊपर कोई ना कोई बाहरी आक्रमण हुआ है। समझ गए? मतलब इनके ऊपर कुछ ना कुछ बाहरी आक्रमण हुआ है, ये इतिहासकारों ने इसका तर्क दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन याद रहना चाहिए कि यहां से कब्रिस्तान नहीं मिला है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि भैया मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला है, क्योंकि आज का जो एग्जाम का ट्रेंड है वो ज्यादातर नहीं पूछता है। क्या है ये, नहीं है, ये ज्यादा पूछता हो। ठीक ना? अर्थ हम समझ गए। फिर हम कहेंगे भैया ये जो मोहनजोदड़ो ये कहां पर है, तो आपको लिखना भैया, हम कहेंगे भैया ये भी पाकिस्तान में है। कहां पर है ये, तो हम कहेंगे ये भी पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का एक जिला है जिसको हम बोलते हैं भैया लरकाना जिला, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। समझ गए? मोहनजोदड़ो कहां पर है, तो हम कहेंगे भैया पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। ठीक ना? अब अगर आपसे पूछे भैया ये बताओ मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो आपको बताना है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी। समझ गए? कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आप कहोगे भैया इसकी खुदाई भी होगी। हाँ भैया खुदाई तो जरूर होगी। तो आपसे पूछेगा बताओ खुदाई कब हुई, तो हम कहेंगे भैया देखो खुदाई अगर कब पूछेगा तो 1922 ईस्वी बता देना है। अगर खुदाई पूछता तो 1922 ईस्वी बता देना है। अच्छा, अगर पूछेगा कि भैया इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई है, तो हम भैया लिखेंगे राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। पॉइंट नोट कर लो। ठीक ना? हम कहेंगे भैया खुदाई कब इसकी हुई है, 1922 में हुई है। किसके द्वारा हुई है भैया, राखल दास बनर्जी के द्वारा हुई है। अपने दिमाग में एकदम ठोस तरीके से भर लो कि ये जो राखल दास बनर्जी है इन्होंने ही मोहनजोदड़ो को खुदवाया था। और मोहनजोदड़ो जो है आपको पता है कहां पर है, तो हम भैया कहेंगे पाकिस्तान में है। समझ गए इतनी बात? एकदम बढ़िया समझ गए, बहुत बढ़िया समझ में आ गई। अब देखो बात आती है इसकी विशेषताएं क्या थी। अब हम लिखेंगे भैया इसकी विशेषताएं, ऐसे लिखोगे भैया विशेषताएं। तो भैया विशेषताएं में हम भैया पहली विशेषता क्या लिखेंगे ये बता दो मेरे को। सबसे पहले ये लिखना है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्या लिखोगे? सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है। तो भैया मैंने लिख दिया कि ये क्या है भैया, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। ये एक बात याद रखे रहना, मैंने ये नहीं कहा है कि भारत का। अगर ये पूछा होता सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको बताना होगा वहां पर राखी गढ़ी बताना होगा। लेकिन अगर पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मतलब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का अगर से पूछा जाता है तो उसको हमें क्या बताना भैया, मोहनजोदड़ो को बताना है। लेकिन अगर भारत में केवल पूछेगा तब राखी गढ़ी बताओगे। समझ गए? तब किसको बताओगे, राखी गढ़ी बताओगे। ये भैया देखो इसकी पहली विशेषता थी, पहली विशेषता ये हो गई भैया। चलो दूसरी विशेषता लिखते हैं। अगर कभी दूसरी विशेषता पूछ ले तुरंत आप पहले कहां पर जाओगे भैया, सड़क पर इसके जाओगे, सड़क, सड़क पर जाओगे भैया। जो यहाँ की सड़कें थी वो एकदम ग्रिड पद्धति में थी। कौन सी पहले पद्धति में थी, तो हम भैया ग्रिड पद्धति। सड़कें कैसे बनी थी, तो हम भैया ग्रिड पद्धति में बनी थी, पद्धति ग्रिड पद्धति में बनी थी।
अब आप कहेंगे ये सर ग्रिड पद्धति क्या होती है, भैया ये आपसे पूछेगा ये ग्रिड पद्धति क्या होती है, तो हम कहेंगे भैया इसका मतलब ये होता है कि जो सड़कें होती हैं एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। समझ गए? तो हम यहां पर लिखेंगे भैया सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब आप ही बताओ अगर कोई भी सड़क समकोण पर ऐसे काट रही है, सड़क है इधर से जा रही है, तो हम कहेंगे इसका मतलब यहां पर ये हो सकता है या तो वर्गाकार खंड बने या तो हम कहेंगे भैया ये आयताकार खंड बने। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण का मतलब कितना होता है 90 अंश पे, 90 अंश पर। ये देखो ये हमने कहा देखो ये कोई लाइन है, इस पे अगर हम कोण बना रहे तो ये वाला कोण बनता है। ये लाइन अगर यहां पर मैंने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये होता है 90 अंश। समझ गए? इसका मतलब क्या होता है 90 अंश होता है। तो याद रहना चाहिए आपको कि समकोण का मतलब होता है 90 अंश पर काटती थी। और ये भी याद हो जाना चाहिए कि भैया जब ये सड़कें एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती थी, या तो भैया एक वर्गाकार खंड बन जाता था या तो भैया आयताकार खंड बन जाता था, क्योंकि आपको पता है वर्ग में भी 90 अंश होता है और आयताकार में भी क्या होते हैं 90 अंश होते हैं। अगर कभी खंड पूछ ले तो आपको तुरंत बताना है कि भैया आयताकार एवं वर्गाकार खंडों में विभाजित करती थी। बस 5 पॉइंट खत्म है। हम भैया चलते भैया यहां ऐसे तीसरे नंबर पे चलते हैं। यहां भैया ना सभागार मिला था। सभागार का मतलब ये होता था जहां पर लोग इकट्ठा होकर सभा करते थे। समझ गए? जहां पर लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं, सभा करते हैं। चौथे नंबर भैया लिखेंगे यहां पर भैया ना अन्नागार मिला था। यहां पर क्या मिला था, अन्नागार यहां पर भी मिला था। लेकिन याद रहना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था या सबसे बड़ी इमारत थी उसका नाम था अन्नागार। तो यहां पर लिख लेंगे भैया मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी का मतलब आईबीसी का सबसे बड़ी इमारत का नाम था अन्नागार। तो यहां पर हम लिखेंगे भैया सबसे बड़ी इमारत होती थी, ये सबसे बड़ी इमारत थी। याद रहना चाहिए सभागार जहां पर लोग बैठ के इकट्ठा होकर अपनी सभाएं किया करते थे। अन्नागार मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी उसका नाम क्या था, अन्नागार। और ये बाबू जो सबसे बड़ी इमारत मिली या सबसे बड़ा अन्नागार मिला ये कहां से मिला, तो आपको बताना भैया मोहनजोदड़ो से मिला। सबसे बड़ी इमारत कहां से मिली, तो आपको बताना भैया ये मोहनजोदड़ो से मिली। पॉइंट क्लियर हो गया? तो भैया मैं आगे चलूंगा, नीचे जगह नहीं है, यहां से इरेज करके तब लिखेंगे। पॉइंट भैया क्लियर कर दिए हम लोग। भैया अगले नंबर पे भैया चाहे चौथा नंबर होगा, शायद चौथा नंबर ही होगा। चौथे नंबर पे हम लिखेंगे भैया, हम कहेंगे चौथे नंबर भैया स्नानागार। चौथे नंबर पे क्या मिला था, स्नानागार। भैया ये ना आईबीसी का सबसे पवित्र था, ये सबसे पवित्र इमारत है। तो यहां पर लिख लेंगे भैया सबसे पवित्र इमारत। याद रहना चाहिए। पूछता है बताओ आईबीसी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र इमारत क्या है, तो भैया बता देना कि स्नानागार है। जब तक भैया अगर मान लो किसी को किसी धार्मिक कार्यों में जाना होगा तो वो पहले जाएगा स्नानागार। कहने का मतलब स्नानागार में जाएगा, वहां पर नहाएगा, नहाने के बाद ही वो कोई काम करेगा। समझ गए? इसीलिए इसको सबसे पवित्र इमारत माना जाता है। ये भी आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक ना? पॉइंट समझ में आ रहे ना? हम चलते भैया 5वें नंबर पे। अब भैया देखो 5वें नंबर पे यहां से मिली थी एक नर्तकी मिली थी। क्या मिली थी यहां से? हम कहेंगे भैया यहां से नर्तकी मिली थी। अब ये जो नर्तकी थी ये पहली बात तो आप लिखोगे ये कांसे की थी। ये जो नर्तकी थी ये किसकी थी? कांसे की थी। अच्छा, कांसे को कभी कभी ऐसे लिखा जाता है कांस लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। पूछता है ये भैया
नर्तकी किस चीज की बनी थी? तो हम कहेंगे भैया नर्तकी बनी थी कांसे की। समझ गए, कांसे की नर्तकी बनी थी। अच्छा देखो ये जो ये नर्तकी बनी है ना, जो वहां से नर्तकी मिली है, पहली बात तो ये लिख लेना, ये त्रिभंगा पोजीशन में मिली है। समझ गए, त्रिभंगा पोजीशन में मिली है, कहने का मतलब त्रिभंगा पोजीशन लिख देता हूं, त्रिभंगा पोजीशन, त्रिभंगा पोजीशन कहने का मतलब ये त्रिभंगा एक अवस्था होता है, ठीक ना। अवस्था का मतलब जैसे ऐसे करके उसमें कुछ हुआ करता था ना, तो उसको हम क्या बोलते थे? त्रिभंगा। समझ गए, तो आपको याद होना चाहिए कि भैया त्रिभंगा पोजीशन में ये मिला है। हाँ त्रिभंगा पोजीशन में, ऐसे कमर पे ऐसे हाथ पे धर के ऐसे करके त्रिभंगा पोजीशन में बना था वो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको याद होना चाहिए भैया, ये जिनको डांस उन्स आता होगा तो डांस के पोजीशन में ये पोजीशन आता है त्रिभंगा पोजीशन। जैसे अभी हम कहते हैं कथकली हुआ, भारत नाट्यम हुआ, उन सब में ये पोजीशन यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभंगा पोजीशन में ये मिला था। लेकिन बाबू ये जो नर्तकी थी, पहली बात तो ये कैसी थी? नग्न अवस्था में थी। ये नर्तकी कैसी अवस्था में है? तो भैया हम कहेंगे भैया ये जो नर्तकी मिली है नग्न अवस्था में है। आपको नर्तकी का मतलब भी नाचने वाला, तभी तो उसका नाम नर्तकी, डांसिंग गर्ल। समझ गए, इससे नर्तकी, नर्तकी तो बोलेंगे डांसिंग गर्ल ना। अगर इसकी अंग्रेजी लिखूंगा तो यही तो लिखूंगा, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल कहां से मिली है? तो भैया हम कहेंगे डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदड़ो से। और किस अवस्था में मिली है? तो हम कहेंगे भैया नग्न अवस्था में मिली है। ये भी बात आपको याद हो जानी चाहिए। भैया इसका जो बायां हाथ था ना, बायां हाथ, बायां हाथ मतलब बाएं हाथ में आप लिख लो भैया, यहां पर ये चूड़ी पहनी हुई थी। बाएं हाथ में ये क्या पहनी हुई है? चूड़ी पहनी हुई है। जबकि ये दाएं हाथ में ना, इसका जो दायां हाथ था, दायां हाथ इसका जो था, इसमें भैया ये ताबीज पहनी हुई है। ताबीज, एमलेट, एमलेट, ताबीज, जंतर मंतर, यही सब। समझ गए? तो यहां पर लिख लेना दाएं हाथ में ये क्या पहनी हुई है? ताबीज पहनी हुई है। तो ये भी आपको थोड़ी पोजीशन याद हो जानी चाहिए कि मतलब ये न्यूड अवस्था में थी, नग्न अवस्था में थी, बाएं हाथ में इसके चूड़ी थे और दाएं हाथ में क्या थी? ताबीज था। यहाँ पर ये यहाँ पर लगा हुआ था, बना हुआ था। समझ गए? आज भी आप देखते होंगे बहुत से लोग यहाँ पर ताबीज जो भी पहन के टहलते रहते हैं, तो वो सब गंदी चीजें हैं, अच्छी चीजें थोड़ी हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भैया आते हैं, भैया हम 6वें नंबर पे आते हैं। नर्तकी सभी लोगों ने लिख लिया। भैया ना यहां से ना दाढ़ी वाला पुजारी मिला था, दाढ़ी वाला पुजारी, दाढ़ी वाला पुजारी। भैया एक यहाँ पे पुजारी की पोस्चर मिला, मतलब कहने का मतलब मूर्ति मिली, तो उस पे ऐसे दाढ़ी लगा हुआ है। जैसे आज के डेट में देखते होंगे सभी लड़के उड़के इसके लोग क्या करते हैं? शेविंग करवाते हैं, तो मतलब पूरा इसको साफ नहीं करवाते हैं, मतलब एक पोजीशन बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रहता है, जैसे विराट कोहली। समझ गए कि नहीं? तो दाढ़ी रखना भी एक वहां पर क्या था? शौक हुआ करता था। खैर आज के समय में जो लोग दाढ़ी रख रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता से प्रेरित हैं। हाँ हड़प्पा सभ्यता से प्रेरित हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से वो लोग भी प्रेरित हैं। तो भैया पॉइंट क्लियर कर लेना कि दाढ़ी वाला पुजारी कहां से मिला था, तो हमें बताना भैया मोहनजोदड़ो से मिला था, जिसको आज के लोग भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक ना? क्लियर हो गया? भैया 7वें नंबर पे यहां पर लिखेंगे भैया यहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछेगा बताओ सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बता देना भैया सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। भैया सिंधु घाटी सभ्यता में जो कपास था वहां की एक मुख्य फसल के रूप में जानी जाती थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत अच्छे से समझ रहे भैया, समझ गए? तो यहां से क्या मिला था? हम कहेंगे भैया सूती वस्त्र मिला था। भैया 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे यहीं पे लिख लेता हूं, 8वें नंबर भैया यहां से पशुपति सील मिला था। क्या मिला था? हम कहेंगे भैया पशुपति सील मिला था, पशुपति सील मिला था। पशुपति सील, पशुपति सील का मतलब भैया जैसे भगवान शिव है, समझ गए, उन्हीं को तो हम पशुपति कहते हैं। तो याद रखे रहना पशुपति सील कहां से मिला था, तो भैया हमें बता देना है कि भैया मोहनजोदड़ो से मिला था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पशुपति सील था इसके ऊपर कुछ जानवरों के साइंस बने होते थे। अच्छा सर, सर अभी मेरे को सील का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा सील का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है? देखो सील का मतलब क्या होता है? सील, सील मुहर होता है। इसको अगर आम भाषा में बोलेंगे तो ये क्या है? मुहर हुआ करता था। सील का प्रयोग व्यापार करने में प्रयोग किया जाता था। सील का प्रयोग किसमें किया जाता था? तो हम कहेंगे वहां के लोग व्यापार करने में करते थे।
सील का प्रयोग किसके किसके प्रयोग में करते थे भैया? तो हम कहेंगे भैया सील का प्रयोग व्यापार में होता था। और सील का मतलब क्या होता था? मुहर। जैसे मान लो ये अपने पास एक बोरी है, अब बोरी के ऊपर इन्होंने सील लगा दिया और उसको भेज दिया कि जाओ भैया तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। समझे? हम लोग ऐसे भेज देते हैं, आज भी देखते होंगे कि मतलब पूरी पैकिंग हो जाती है, उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी थे, कितने सभ्य थे वो लोग, सोचो कितना उन लोगों का दिमाग चलता रहा होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया ये जो सील मिला ना, इस पर ना हाथी के सिंबल मिले, हाथी का इस पे चित्र बना, हाथी का मिला है। जो जो मिला मैं सारा लिख देता हूं। गैंडा मिला भैया, गैंडा, गैंडे का इस पे सिंबल मिला है। और बाबू क्या मिला? तो हम भैया उस पे चीता का सिंबल मिला है। और क्या मिला भैया? हम कहेंगे उस पर भैंस मिला, भैंस, भैंस, भैंस का सिंबल मिला। और क्या मिला भैया? हम कहेंगे उस पर हिरण का सिंबल भी मिला है। तो ये वो 5 जानवर थे जो सील पे वहां के पाए जाते थे। पशुपति सील पे पूछेगा पशुपति सील पर कौन से जानवर का सिंबल हुआ करता था? घोड़े का। देख लो मैंने कहीं घोड़ा नहीं लिखा है, इसलिए आपको भी याद रखना है, घोड़ा नहीं था। क्या था? हाथी था, गंडा था, चीता था, भैंस था, हिरण था। समझ गए? क्या लिखेंगे? हाथी, गंडा, चीता, भैंस और हिरण पशुपति सील पे पाए जाते थे। तो ये भी आपको याद कर लेना है, बढ़िया से याद कर लेना है कि हाथी, गंडा, चीता, भैंस, हिरण ये सब पशुपति सील पर पाए छपे जाते थे। ठीक ना? और बाबू अगर आपसे पूछेगा ये बताओ ये किन पत्थरों से बनाया जाता था? तो भैया हमें याद रख लेना, जो सील हुआ करता था वो सिलखड़ी, हम कहते भैया सिलखड़ी पत्थरों से बनाए जाते थे। सिलखड़ी पत्थरों से बनाए जाते थे, सिलखड़ी पत्थरों से सील का फॉर्मेशन किया जाता था। समझ गए? सिलखड़ी लिख देते हैं, कहीं कहीं शिलाखड़ी लिख देते हैं। चलो शिला लिख देता हूं, शिला का मतलब भी पत्थर होता है, अच्छा लगेगा आपको भी। समझ गए? अच्छा लगेगा आपको भी। शिलाखड़ी पत्थरों से इसको बनाया जाता था। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बस एकदम बढ़िया से क्लियर करते रहो, इसमें क्या बहुत बड़ी सी बात है, कुछ नहीं क्लियर। अच्छा अब आगे हम चलेंगे भैया ऊपर थोड़ी से, और 5 हो गए, 8 हो चुके हैं। हम गए भैया 9वें स्थान, 9वें नंबर पे आ जाते हैं भैया, आपसे 9वें नंबर पे आ जाते हैं। बताओ 9वें नंबर पे क्या मिला? तो भैया घर के अंदर ना कुआं मिला था, घर के अंदर ना कुआं मिला था। पूछ लेता कि घर के अंदर कुआं कहां पर मिला है? तो हम कहेंगे भैया मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो वाले जितने घर थे सभी के घरों में कुआं मिला है। कुआं, कुआं पानी वानी पीने के लिए लोग बनाते होंगे, तो वही बताया जाता था। घरों के, आपसे पूछेगा घरों के अंदर कुआं कहां से मिलता था? तो हम कहेंगे भैया मोहनजोदड़ो से मिलता था। क्लियर हो गया? 10वें नंबर भैया मैंने पहले बोल दिया कि यहां से टीला मिला था, तो हम कहेंगे यहां से क्या मिला था? मृतकों का टीला मिला था। लिख सकते हो ऐसे, मृतकों का टीला मिला था। मृतकों का टीला का मतलब लाश, लाश ही लाशें, लाशें मिली थी। ठीक ना? और भैया 11वें नंबर पे आता हूं, यहां से भैया पुरोहित आवास मिला था। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ श्रमिक आवास कहां से मिला? तो आप कहोगे श्रमिक आवास मिला था हड़प्पा से, लेकिन पुरोहित आवास कहां से मिला है? तो आपको बताना भैया मोहनजोदड़ो से मिला है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब देखो और भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूं। मान लो कि भैया 12 नंबर पे आ जाते हैं। 12 नंबर पे भैया क्या मिला है? तो हम कहेंगे भैया तांबे का ढेर मिला, यहां से तांबे का ढेर मिला है। क्या मिला है? तांबे का ढेर मिला है। बहुत सारे वहां पर तांबे इकट्ठा मिले हैं। ठीक ना? और लिखो भैया 13 नंबर भैया मैं कुछ लिख लेता हूं भैया ना, स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक सिंबल या स्वास्तिक प्रतीक कहां से मिला भैया? हम कहेंगे हड़प्पा से। लेकिन बाबू स्वास्तिक का सबसे ज्यादा, स्वास्तिक का सबसे ज्यादा चिन्ह, सबसे ज्यादा चिन्ह कहां से मिला भैया? तो हम कहेंगे भैया यहां से मिला है। तो आपको यहां पर लिखना है स्वास्तिक का चिन्ह सबसे ज्यादा, सबसे स्वास्तिक, रुको रुको, स्वास्तिक का चिन्ह सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मिला है। ठीक ना? सबसे ज्यादा मिला है।
और ये 14 नंबर पे लिख लो बाबू, इसको बोला जाता है सिंधु घाटी, मतलब सिंधु सभ्यता का गलीचा के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का गलीचा, सिंधु सभ्यता का गलीचा कहा जाता है। गलीचा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मृतकों का टीला है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता का गलीचा कहा जाता है। ठीक ना, ये मृतकों का टीला इसीलिए सिंधु सभ्यता का इसको गलीचा कहा जाता है। पूछ लेता है कभी कभी, तो ये भी अपने दिमाग में याद रख लेना। अब बाबू आप कहेंगे ये बताइए सर इतना सारा याद कैसे होगा, 14 इसमें करीब 16 उसमें, याद कैसे होंगे? तो बताओ, चलो मैं याद करवा देता हूँ आपको। आज यही और पढ़ लेते हैं, याद करेंगे कैसे करेंगे बाबू। देखो याद करने में आपको देखो जो मेन चीजें हैं उनको मैं बहुत आराम से आपको याद करवा दूंगा। तो आप क्या लिखेंगे, नर पुजारी, ऐसे लिखो। नर पुजारी है एक, मतलब जो पुजारी है वो कैसा है, नर है। नर का मतलब आदमी। नर पुजारी की सूती सी कुटिया, सूती सी कुटिया। देखो मतलब एक नर है और वो पुजारी, मतलब एक पुजारी है वो कैसा है, नर है, समझ गए। उसकी कुटिया कैसे है, तो हम कहेंगे भैया उसकी सूती की कुटिया है, तो हम यहां पर लिखेंगे भैया कुटिया, सूती सी कुटिया, समझ गए, सूती सी कुटिया। देखो नर का मतलब आपको लिख लेना है नर्तकी, डांसिंग गर्ल भैया, नर्तकी। और पुजारी का मतलब आपको पता है दाढ़ी वाला पुजारी, दाढ़ी वाला पुजारी। फटाफट याद करेंगे ये सब, ठीक ना। दाढ़ी वाला पुजारी। देखो का मतलब यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे। देखो यहां पर सूती, उनको क्या मिला था, सूती वस्त्र मिला था। सूती क्या मिला था, वस्त्र मिला था। और सी का मतलब यहां पर हम लिख लेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे भैया, सील मिली थी। और भैया ये सील किसकी थी, तो हम कहेंगे भैया पशुपति की थी, पशुपति सील थी। अब बताओ इस पे जानवर कौन कौन से हैं, तो भैया आपको बताने हैं, तुरंत बदले बता देना। हाथी, गेंडा, ठीक है, भैंस, चीता, हिरण, ये इस पे क्या मिले थे, ये सब। देखो कुआं मिला था। अब आपको पता होगा कुआं कहां भैया मिला था, तो हम कहेंगे भैया कुआं मिला था घरों में, और कहां मिला था, घरों में, ठीक ना, घर में, इसलिए तो घर में। टी का मतलब बाबू हो गया टीला, तो आपको किसका टीला, तो आपको बता देना भैया मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आ का मतलब लिखेंगे भैया आवास, लेकिन ये किसका आवास है, तो भैया हम कहेंगे भैया ये है पुरोहित का आवास। किसका आवास है ये, तो हम कहेंगे भैया पुरोहित का आवास, समझ गए। तो भैया एक ट्रिक हमने बना लिया, नर पुजारी की सूती सी कुटिया, इतने चीजें वहां से कहा भैया। यहां से नर्तकी, कासे की नर्तकी, दाढ़ी वाला पुजारी पाया गया, सूती वस्त्र पाए गए, सील पाया, पशुपति सील पाया गया, घरों में कुआं पाया गया, मृतकों का टीला पाया गया, और पुरोहित आवास पाए गए। ये तो आपको 3 चीजें ऐसे आराम से याद हो गई। अब मैं भैया इनको हटा के यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ताकि आपको वो भी सारी चीजें याद हो जाए। समझ गए, लिख लेना आप बढ़िया से, इसको पॉज करके लिख लेना बढ़िया से। देखो अब समझो भैया ना, यहां से ना 3 गार मिले थे, गार लिख लेना, यहां से 3 गार। कौन कौन से गार भैया, तो हम कहेंगे भैया सभागार, ठीक ना, अन्नागार, और भैया हम कहेंगे भैया स्नानागार, वाह सर वाह। सभागार जहां पर लोग इकट्ठा होकर बहस करते थे। अन्नागार आपको पता है सबसे बड़ी इमारत थी, और भैया स्नानागार भैया सबसे पवित्र इमारत थी, समझ गए कि नहीं समझ गए, बस फटाफट इतना से याद कर लेंगे। देखो अब मेरी बात सुनना आप, जो चीजें इसमें हो पाई 3 गार कहां से मिले भैया, हम कहेंगे भैया 3 गार, सभागार, अन्नागार, स्नानागार, फटाफट याद होंगे, ठीक ना। नर पुजारी की सूती सी कुटिया, ये भी फटाफट याद होंगे। और उधर आपको पता ही पापा, चाचा, सोता टो, आम खाली। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बात आपको क्लियर कर दी गई है। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे, जो वहां जैसे चौंदड़ो हुआ, बनमाली हुआ, राखी गढ़ी हुआ, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस वाले लेक्चर में आज हम 2 चीजों, मतलब कि 2 स्थलों को एकदम बढ़िया से खत्म कर दिए, फिनिश कर दिए। जितना यहां से क्वेश्चन बन सकता था उतना मैं यहां से कवर कर दिया, ठीक ना।
ओके।